वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में पुर्तगीज के बारे में समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉमन बिंदुओं को पढ़ा था जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो कंपनी आई थी भारत में, या ये समझिए कि सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वो पुर्तगीज थे। सबसे पहले पुर्तगीज आते और ये सबसे बाद में जाते, ये भी आपको याद रखना है। इनका आना होता है 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा का नाम आपने जरूर सुना होगा, सबसे पहला व्यक्ति था जो भारत में आया था और 1961 में भारत से जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगीज आए थे। सबसे बाद में कौन गए थे, तो सबसे बाद में पुर्तगीज गए थे। अब चलिए देखते हैं तथ्यों। देखिए यहाँ पर दिया है, यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए थे, इन्हीं को पुर्तगाली कहते हैं। उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा पहुंचा था। तो देखिए सहायता किसने किया, अब्दुल मनीद ने किया। ये गुजराती व्यापारी था, इसने क्या किया था, इसकी सहायता की थी। 17 मई 1498। कहीं कहीं ना ये 20 मई भी डेट देखने के लिए मिलता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर 20 मई भी मिलता है तो भी सही है, 20 मई 1498। अब ये कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। सामान्य सी बात है, अगर किसी का व्यापार पहले से चल रहा है, अगर कोई दूसरा व्यापारी मार्केट में आएगा तो उसका विरोध होगा, इसलिए अरबियों ने विरोध किया। किंतु कालीकट के हिंदू राजा, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। लेकिन क्या होता है कि जो राजा होते हैं जमोरिन, ये इसका स्वागत करते हैं और इसे मसाले ले जाने का भी आज्ञा देते हैं। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। मतलब समझ रहे हैं, ये जो माल यहाँ से ले गया था, मूल रूप से काली मिर्च का नाम आता है। इसने क्या किया था, अपना हर प्रकार का व्यय निकाल दिया, फिर भी 60 गुना मुनाफा होता है। मतलब ऐसे समझिए 1 रुपये लगा के 60 रुपये कमाता है। क्या तगड़ी कमाई रही थी। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गया और पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, जब भारत से मसाला जा रहा है, व्यापार बढ़ेगा, तो पूरे यूरोप में क्या बना, पुर्तगाल केंद्र बन गया। 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। 1498 में वास्को डी गामा आया था, 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्राल आता है। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। देखिए इनकी खुशामद की जा रही भाई, इनको जहाज गिफ्ट किया जाएगा, खुश होंगे, शासक है तो व्यापार करने की आज्ञा मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले साथियों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आया। तो दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1501 ईस्वी में। अच्छा यहीं पर आपको एक चीज़ बता दें, वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आता है। पहली बार आता है 1498 ईस्वी में, दूसरी बार ये भारत आया था 1501 ईस्वी में, और तीसरी बार ये भारत आता है 1524 ईस्वी में, और 1527 में भारत में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा की मृत्यु भी भारत में ही होती है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री और पहला किला स्थापित किया। 1501 में आता है, व्यापार का परमिशन लेता है और क्या कर, मतलब अब व्यापार तो पहले से ही था, मतलब ये कंपनी लगाने का परमिशन लेता है। कहाँ लगती पहली कंपनी, कोचीन में। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, कोचीन में। 1505 ईस्वी में इसने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर दी। ठीक है, 1503 में पहली फैक्ट्री बनी और 1505 में दूसरी फैक्ट्री बन गई। उसी वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। देखिए फैक्ट्री के बारे में एक चीज़ और भी याद रखिएगा, 1534 ईस्वी में क्या होता है, ये चटगांव में फैक्ट्री लगाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ से इसको याद रखिएगा। अब वायसराय आता है, तो पहला वायसराय कौन होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। वायसराय गवर्नर एक ही चीज़ है। उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए
जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। जब अल्मीडा को भारत बोला गया तो उसे विशेष तौर पर यह सलाह दी गई कि सुरक्षा की परवाह तुम मत करो, तुम क्या करो, ऐसा काम करो कि व्यापार पर नियंत्रण हो। इस प्रकार अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति भी कहलाई। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र और तुर्की एक तरफ होते हैं और अल्मीडा एक तरफ होता है। चोल की लड़ाई होती है जिसमें अल्मीडा की हार हो जाती है और इसका एक पुत्र भी मारा जाता है। लेकिन इनकी वापसी के पूर्व 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दिया। देखिए यहाँ पर होता क्या है, दो लड़ाई होती है, एक चोल की लड़ाई होती है, एक दीव की लड़ाई होती है। इसमें पहली बार ये हार जाते हैं और दोबारा जीत लेते हैं। इस विजय से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज आपको याद रखना है, जैसे ये ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम इससे जुड़ा है। इसी तरीके से कारतज व्यवस्था, फितौरिया व्यवस्था, ये सब भी अल्मेडा की ही देन है। अगर कभी ऐसे पूछ लेना कि कारतज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, फितौरिया व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो ये सब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था। अगला जो गवर्नर बन के आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक। देखिए अब अल्बुकर्क का नजरिया बदल चुका है। उस समय जो अल्मीडा आया था तो उसका उद्देश्य क्या था कि व्यापार पर केंद्रित हो, लेकिन अल्बुकर्क को यह सलाह दिया गया ना कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क बनते हैं। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना प्रमुख बनाया, मतलब मुख्यालय बनाया। जो कोचीन है, कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। 1510 ईस्वी में क्या होता है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ये होते हैं, उनसे ये गोवा जीत लेते हैं। तो 1510 में गोवा जीत लेते हैं। साथ ही भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई। 1511 ईस्वी में ये मंडी मलक्का पर जीत लेते हैं। इसके बाद हरमुज जो कि फारस की खाड़ी पर होता है, इसे 1515 में जीत लेते हैं। तो सीधा सीधा पॉइंट याद रखिए, 1510 में गोवा, 1511 में मंडी मलक्का और 1513 ईस्वी में हरमुज पर अधिकार कर लेते हैं। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए अल्बुकर्क चाहता था कि भारत में क्या हो कि पुर्तगीज बस्तियां बसे, इसलिए उसने अपने साथियों को बताया कि भाई भारतीय महिलाओं से विवाह कीजिए, यहाँ पर संबंध स्थापित कीजिए। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, किंतु वह मुसलमानों को बहुत ही तंग करता था। तो ये पॉइंट कई बार प्रश्न बना हुआ है कि जो पुर्तगाली है ना, उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया था। तो किसने कराया था? अल्बुकर्क ने। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला जो वायसराय आता है, जो गवर्नर आता है, नीनो डी कूना होता है। 1529 से 1538 तक रहता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कूना प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। 1530 ईस्वी में इसने सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। देखिए गोवा को 1510 में जीता किसने? जीता अल्बुकर्क ने, लेकिन राजधानी कौन बनाता है? नीनो डी कूना बनाता है। इस प्रकार गोवा भारत की पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन जाती है। 1534 ईस्वी में बसीन की संधि होता है और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लेते हैं। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह के बसीन के विषय में समझौता हो गया था, लेकिन वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह का पुर्तगालियों से झगड़ा हो गया और इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिर करके मर जाता है। 1559 ईस्वी में दमन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। जो दमन दीव है आज, उस पर अधिकार हो जाता है। उनकी बस्तियों में दीव, दमन, साष्टी, बसई, चोल, बम्बई, सांथोमी जो कि मद्रास के निकट है, हुगली बंगाल में, ये सब शामिल हो गया। 1538 ईस्वी में अदन में तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1598 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों तक डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर रखा। देखिए शुरू में पुर्तगाली क्या होते हैं, अपनी शक्ति बनाते, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी शक्ति कमजोर होने लगती है। 1602 ईस्वी में डचों ने बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। अब धीरे धीरे इनकी शक्ति क्षीण हो रही है, तो फिर जो अन्य यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं ये इनको परास्त भी कर रही है। जैसे डच ने बांटम के पास परास्त कर दिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता प्रदान की। ऐसा हो सकता है कि ये इनकी बड़ी कमी रही थी, अगर ऐसा नहीं करते तो शायद ब्रिटिशर्स उतना आगे नहीं जाते। 1641 ईस्वी में क्या होता है, डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया। देखिए 1511 जो मंडी मलक्का पर ये कब्जा किए होते हैं, 1641 में क्या होता है कि डच यहाँ से इनको हराकर बाहर कर देते हैं। 1658 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के समीप मालाबार दुर्ग डचों के अधीन हो गए। देखिए श्रीलंका और मालाबार भी इनके हाथ से निकल जाता है 1658 आते आते। 1612 ईस्वी में सूरत के निकट सुवाली की संधि, ये काफी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट होते हैं और पुर्तगालियों के बीच में सुवाली की संधि होती है। 1628 ईस्वी में फारसी सेना
की सहायता से अंग्रेजों ने हरमुज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1515 में क्या करते हैं, पुर्तगाली हरमुज को जीतते, लेकिन 1628 आते आते फारसी सेना इसे क्या करते, परास्त करके यहाँ से हटा देती है। अब मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर भी कब्जा कर लिया, मतलब इनके हाथ से हुगली भी अब धीरे धीरे निकल गया, तथा मराठों ने 1739 ईस्वी में साष्टी एवं बसई पर अधिकार कर लिया। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने शक्ति स्थापित किया उसे बनाकर नहीं रख पाए और धीरे धीरे एक एक क्षेत्र इनके हाथ से निकलते चले गए। आगे केवल गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे। तो 3 क्षेत्र, देखिए गोवा, दमन और दीव, ये 3-4 क्षेत्र हैं जो कि इनके अधिकार में रहे थे। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी याद रखना है कि जो बम्बई है ना, बम्बई को ये लोग मतलब 1661 में क्या करते हैं, ब्रिटेन को दहेज में दे देते हैं। जो ब्रिटेन के राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह कैथरीन से होता है जो कि पुर्तगाली राजकुमारी होती है। तो इसके कारण ये क्या करते हैं, बम्बई को दहेज में देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पुर्तगाली कंपनी रहे। इसके बाद देखिए डच की बात करें तो डचों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डेटा तो हम लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं ना। देखिए डच की बात करें, डच कौन थे, तो डच मूल रूप से हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे। पुर्तगीज के बाद डच ही भारत आए थे। 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी जगत में पहुंचा था। सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि करने में इस दल ने सफलता प्राप्त की। देखिए कार्नेलियस हाउटमैन ये सुमात्रा द्वीप पर आता है, इंडोनेशिया। इसके बाद क्या करता है कि वहाँ जो बांटम के राजा होते हैं इनके साथ संधि कर लेते हैं। 1595 और 1601 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की। मतलब ये 5-6 सालों का जो समय होता है ये 15 बार सामुद्रिक यात्रा करते हैं। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। देखिए 1602 ईस्वी में क्या होता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इस नाम से डचों के लिए एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का नाम VOC वेरिगेंदे ओस्ट इंग्लिश कंपनी था, मतलब VOC के नाम से इसे जाना जाता था। कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया कि भाई कंपनी ठीक ठाक व्यापार करे। इसके लिए क्या हुआ कि एक 17 मेंबर्स का द्वीप बना दिया, वो बोर्ड बना दिया गया। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगीजों से अम्बायना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीप जिसको कि इंडोनेशिया है में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उन्होंने जकार्ता जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसा दिया। देखिए ये क्या करते हैं कि पहले पुर्तगीज से अम्बायना लेते हैं और धीरे धीरे इंडोनेशिया से उनको बाहर कर देते हैं। आगे लंदन और दी हेग, हेग क्या है, हॉलैंड की राजधानी में सम्मेलन होता है 1611 का, 1613 का, 1615 का, के फलस्वरूप डचों और अंग्रेजों के बीच 1619 ईस्वी में मैत्रीपूर्ण संधि हो जाती है। 1623 ईस्वी में अम्बायना में 10 अंग्रेज और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया था। इस अम्बायना नरसंहार के बाद डचों ने मलय द्वीपपुंज में और अंग्रेजों ने भारत में अपने को सीमित कर देना शुरू कर दिया। देखिए क्या होता है कि जो जब 10 अंग्रेज और 9 जापानियों की मृत्यु हो जाती है तो अब डच मूल रूप से इंडोनेशिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अंग्रेज अपना ध्यान भारत पर केंद्रित करते हैं। डच नौसेना नायक वादेर हेग सूरत और मालाबार में असफल होने के बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डच फैक्ट्री की स्थापना करता है। तो देखिए वादेर हेग ये क्या करता है, ट्राई करता है कि पहले मालाबार सूरत कहीं पर फैक्ट्री लग जाए। जब फेल हो जाता है तो अंतिम में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करवा देते हैं। दूसरी डच फैक्ट्री ये निजाम पत्तनम में स्थापित की जाती है। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता किया करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना कर दी और इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो डचों का हेडक्वार्टर पुलिकट होता है, ये भी आपको याद रखना। डच ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा डाले। देखिए जो पैगोडा काफ़ी फेमस रहा था उस समय, व्यापार में काफ़ी ज़्यादा ये चला करता था। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में और 1641 ईस्वी में विमलीपट्टम में भी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। सूरत में स्थापित करने का सपना उन्होंने शुरू में देखा, पूरा नहीं हुआ तो बाद में कर लेते। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में सन 1627 ईस्वी में की गई। 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। चिंसुरा के डच किले को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। देखिए चिंसुरा में भी डच अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। आगे 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और 1660 ईस्वी में गोलकुंडा में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1663 ईस्वी में कोचीन में भी फैक्ट्री लगाई गई। तो किस प्रकार से फैक्ट्रियां लगाई जा रही इसके बारे में बताया गया। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। देखिए औरंगजेब क्या करता है, 1664 ईस्वी में डचों को कहता है कि बंगाल में व्यापार करो, बिहार में करो, उड़ीसा में करो।
1690 ईस्वी में पुलिकट के नामक स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। देखिए नागपट्टनम ये क्या होता है, इनका हेडक्वार्टर बनता है। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौर और वेनगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र रहे थे। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। देखिए जहां पर भारत में अन्य यूरोपीय आए थे मसालों के व्यापार के लिए, लेकिन डचों ने क्या किया कि इन्होंने ध्यान दिया किस पर, कपड़ों पर। और कोरोमंडल तट से कपड़े का व्यापार किया करते थे, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे दिया 1759 ईस्वी में डचों ने वेदरा जो कि बंगाल है कि युद्ध में डच पराजित हो जाते हैं और इस पराजय से ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। ठीक है, बेदरा का जो युद्ध होता है 1759 में, इसके बाद डच शक्ति भारत से कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स के बारे में, मतलब अंग्रेज के बारे में, तो हम लोग अगली क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और फायदेमंद भी आपके लिए साबित होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप ROE या फिर UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।